शुरू करें। ओके जी, हेलो एवरीबॉडी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर क्या इंडिया अलायंस पहले ही हार मान चुका है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी को डिस्कस करनी चाहिए। मैं आपको कुछ रीजंस दूंगा, स्पेसिफिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस दूंगा जिसमें कि आपको पता चलेगा कि इंडिया अलायंस हार मान चुका है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अलायंस का नाम क्या है, या उसका नाम जो है हमारे भारत देश के अंग्रेजी नाम से सिनोनिमस है, यानी कि दोनों एक ही जैसे नाम है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया अलायंस में अभी हो क्या रहा है। क्योंकि ये पिछले 6-8 महीने हो गए हैं जब से ये इंडिया अलायंस के बारे में बातें चल रही हैं, और बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं लीडर्स के बीच में। इन सभी के मेनली कुछ मेजर लीडर्स हैं, जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी हैं, नीतीश कुमार हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं। कुछ साउथ इंडिया के जो हैं वो भी लीडर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं कि आपके स्टालिन जी हैं, जिनके बेटे जो हैं वो हिंदू धर्म को ख़त्म करने की बातें करते हैं। तो इस तरीके से करके बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करके बाय द वे इसमें लेफ्ट पार्टीज भी हैं। लेफ्ट पार्टी को मुझे लेफ्ट नहीं करना चाहिए इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लेफ्ट पार्टी को मैं लेफ्ट करूंगा तो भी दिक्कत है। क्यों, आप सब समझते हैं। तो इट्स ऑल राइट। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि इनके जो लीडर्स हैं वो बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और डिस्कशन तो आगे बढ़ गया, इंडिया का नाम भी पड़ गया, और पूरा ऑपोजिशन जो है वो यूनाइट हो गया अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, या फिर अगेंस्ट यूपीए विच इज सॉरी बेग यू पार्डन, अगेंस्ट एनडीए विच इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो उसके अगेंस्ट होने के बाद जब ये इंडिया बना, तो इंडिया बनने से उनके लीडर्स के बीच में डिस्कशन स्टार्ट हुआ। डिस्कशन हो गया, सब कुछ हो गया। पार्टी का जो मेजर काम थे वो, उसमें से जो एक मेजर डिसीजंस थे, जो अगर बात करें उसकी, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन निकला वो ये निकला कि उन्होंने कुछ 14 पत्रकार ऐसे थे जिनको उन्होंने बैन कर दिया कि भाई इन पत्रकारों के पास हमारे इंडिया गठबंधन से कोई नहीं जाएगा। बट ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे लोग थे जो चले गए, और उसमें से ऐसे बहुत सारे पत्रकार थे जो कि ऑलरेडी मतलब कुछ करते भी नहीं थे। आई मीन वो किसी कोई ऐसा डिबेट नहीं करते थे जिसमें वो किसी को बुलाए, वो विश्लेषण करते थे, यानी कि पॉलिटिकल एनालिसिस करते थे। तो उनको जरूरत नहीं थी किसी चीज की ऐसी, बट फिर भी उनको बैन कर दिया गया। बट दैट्स ओके। वो उनका एक पहला जो सबसे बड़ा, और आई सपोज अभी तक का जो सबसे बड़ा डिसीजन था वो यही था। माफ कीजिएगा, जो पहला डिसीजन था वो था कि वो सब साथ में आएंगे, और फिर जो दूसरा डिसीजन था वो ये था कि भाई उनको ये 14 लोग बैन करते हैं। खैर ये दो मेजर डिसीजंस हुए। इसके बाद से अब वो कोशिश कर रहे हैं दो लोगों को ढूंढने की। पहला तो चेहरा है, यानी कि जो पीएम का फेस कौन बनेगा इंडिया अलायंस का, जो कि इनकी अगेंस्ट में हो। अब ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज क्योंकि हर कोई पीएम बनना चाहता है। इसके बाद दूसरा क्या वो ढूंढ रहे हैं, दूसरा ढूंढ रहे हैं कि जो चेयरमैन बने, या फिर जो मे बी प्रस्तावक बने, आप कह सकते हैं, इस पूरे स्पेसिफिक अलायंस का। तो ये दो मेजर चेहरे जो हैं वो ढूंढ रहे हैं। अभी तक जो है ये दो चीजें, अभी तक जितना कि न्यूज चैनल्स को आप देखोगे, या फिर जो न्यूज या मीडिया सोशल मीडिया पे चेक करोगे, तो वहां पे कहीं पे भी आपको ये दो चीजों के कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा। ये सारी चीजें जो है वो इंडिया के लेवल पे, ऑपोजिशन के लेवल पे इंपॉर्टेंट है, सरफेशियल लेवल जिसको कहते हैं, सतही लेवल पे इंपॉर्टेंट है। बट जो जमीनी लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी तक डिस्कस नहीं हो पाई है, वो है सीट्स। अब सीट डिस्कशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए सीट डिस्कशन में क्या है कि जो आप लोकल लीडर्स जिनकी आप बात करते हैं, यानी कि जो स्टेट लीडर्स जिनकी आप बात करते हैं, वो अपनी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर आप नेशनल पार्टीज में बात करें तो मोटा मोटा जो नेशनल पार्टी में है वो आपकी एक है, वो है कांग्रेस पार्टी। बाकी सारी जो है मोर और लेस, आप कह चाहे दें कुछ भी नाम कुछ भी दे दें, बट मोर और लेस वो जो है वो रीजनल पार्टीज ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करिए उत्तर प्रदेश में जो है वो समाजवादी पार्टी है, या फिर भारतीय बहुजन समाज पार्टी है। राइट, ये दोनों ही लोकल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं। अब आप बोल दीजिए कि इनके कहीं पे मंत्री हैं, कहीं पे कार्यकर्ता हैं, कहीं पे विधायक हैं, वो एक अलग चीज है। दूसरी बात करें कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टीएमसी है। टीएमसी सिर्फ वेस्ट बंगाल तक ही है, इसके आगे वो नहीं है। इसके बाद आप बात करिए तो जेडीयू है, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, या फिर आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल। तो ये सारी की सारी पार्टीज जो है वो बिहार तक ही हैं।
तो ये मेजरली जो आपकी स्टेट पार्टीज है ना, रीजनल पॉलिटिक्स है, उसकी उसके बड़े पार्टी मतलब पार्टीज हैं, बड़े लीडर्स हैं, दैट्स इट। नेशनल लेवल पे इनमें से कोई नहीं है। नेशनल लेवल पे सिर्फ एक पार्टी है, वो है कांग्रेस। अब हो क्या रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में ले लीजिए, यूपी में समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुझे ज्यादा मेजर शेयर्स जो है सीट्स का चाहिए, 80 में से ज्यादातर शेयर मुझे चाहिए। और कांग्रेस का चूंकि यूपी में बहुत ज्यादा पार्ट भी नहीं है, कांग्रेस का यूपी में बहुत ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो वोटर बेस भी नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस को वो कम सीट देना चाहते हैं, राइट। अगर इन केस कांग्रेस उससे बोलती है कि भाई आप जो है हमें थोड़ी सीट्स दीजिए, इसके अगेंस्ट आप जो है किसी और स्टेट में हमसे कुछ सीटें ले लीजिए, तो उस केस में सपा के लिए वो यूजलेस है, क्योंकि सपा के पास कार्यकर्ता ही नहीं है उस स्पेसिफिक स्टेट में, बाकी किसी और स्टेट में एक्सेप्ट यूपी। थोड़े जो होंगे भी तो वो फॉर नेम सेक है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए वो बेकार है। कांग्रेस के पास अक्रॉस इंडिया उनके पास कार्यकर्ता हैं, वो वहां पे काम कर सकते हैं कुछ स्टेट्स को छोड़ करके, राइट। बट बाकी पार्टीज के पास नहीं है, तो कांग्रेस के लिए सीट्स बाकी पार्टी से लेना बहुत टफ है। आई एम श्योर इसके बारे में बहुत सारे एनालिसिस और डिस्कशंस आप सुन चुके होंगे, तो आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि कुछ हुआ कि भाई जो है इन्होंने अपना सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, लोगों ने अपना मन मारा या करा भाई ये मोदी है और हमारे करप्शंस खुल रहे हैं, अगर हमने मोदी को नहीं हटाया तो नेक्स्ट बार हम जेल चले जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मान लेते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आप जो ये जो टॉप लीडर्स हैं इन्होंने सीट तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो ये मिडिल लेवल लीडर्स हैं, आप इनको कैसे मनाओगे? आप देखिए ना कितनी लड़ाई चल रही है। आप देखिए कांग्रेस जो है वो पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, राइट। अब आप दूसरी तरफ जाइए तो टीएमसी यानी कि जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस से कांग्रेस लड़ रही है वेस्ट बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस जो है वो लेफ्ट से लड़ रही है वेस्ट बंगाल में। ये लोग एक दूसरे को मतलब देख ही नहीं सकते, इतना ज्यादा राइवल्स है वहां पे, राइट। सिमिलरली आप अगर और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे जो बेसिक लड़ाई है, यानी कि जो बेसिक एग्जिस्टेंस है पार्टीज की, वो कांग्रेस के अगेंस्ट है, फिर कांग्रेस की बेसिक एग्जिस्टेंस उन पार्टीज के अगेंस्ट है। जैसे कि आप देखिए कि अभी रिसेंटली क्या कहते हैं, ये तेलंगाना में है जो है वो सरकार बनी है इनकी रेवंत रेड्डी की, यानी कि कांग्रेस की। वो उन्होंने बीआरएस के अगेंस्ट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के अगेंस्ट में वो सरकार बनाई है। तो ये जो है यहाँ पर कांग्रेस की या फिर जो बाकी दल हैं उनकी जो पॉलिटिक्स है वो आइडियली एक दूसरे के अगेंस्ट ही है, उनका एग्जिस्टेंस एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो अब जब आप फर्दर आगे जाओगे, मिडिल लेवल पे अपने लीडर्स को बोलोगे कि भाई, या स्टेट लेवल पे अपने लीडर्स को बोलोगे कि भाई आपको आज एक साथ लड़ना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल की बात होगी। बट ठीक है, चलिए स्टेट लेवल के जो लीडर्स होंगे, जो मिडिल लेवल के लीडर्स होंगे, उनकी जो एस्पिरेशंस है वो बहुत हाई होते हैं, तो उनकी जो जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, उसको वो साइड में रख के अपने एस्पिरेशंस को देखते हुए एक दूसरे के साथ मिल करके आगे लड़ भी लेंगे। बट उसके आगे जाएं तो आता है लोअर लेवल कैडर, वो कैडर जो कि जनता के साथ रहता है, वो कैडर जो कि बेसिक कार्य करता है, जो स्टेट लेवल पे या फिर सिटी लेवल पे या फिर पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे या फिर लोकल सोसाइटी लेवल पे आपके लिए काम करता है। आप उनको कैसे मनाओगे? एक विधायक या फिर एक विधायक का कार्यकर्ता जो कि 5 साल तक एक दूसरी पार्टी से वो लड़ रहा है, उसकी विचारधारा से वो लड़ रहा है, उसके खिलाफ वो कैंपेन कर रहा है अगले 5 सालों तक, अपनी जनता को साथ मिला के उनके साथ कैंपेन कर रहा है, और 5 साल के बाद एकदम से वो जो है उससे आप बोलते हो कि जा करके अपनी जनता को बोलो या अपने कार्यकर्ता को बोलो कि वो जो है अब उसके साथ लड़ेगा। आपका टिकट कट गया है, बट आपको जो है अपना सारा वोट ट्रांसफर करना है, आपको मत करनी है आपके ऑपोजिशन वाले को, जिसको आप 5 साल में लड़ रहे थे, जिसको आप 5 साल से गाली दे रहे थे, इसको जिताने के लिए आपको अपना सारा वो लगाना है। आप बताइए ना कैसे लगाएंगे आप? अगर आप ही कार्यकर्ता होते और आप किसी से 5 साल से लड़ रहे होते और आपका बॉस आके आपसे बोलता कि ऐसा है, अब आपको इससे लड़ना नहीं है, और अब आपको नीचे वालों को जिनको कि आपने मेंटली और साइकोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर किया है उससे लड़ने के लिए पिछले 5 सालों से, अब
आपको उनसे उनको बोलना है, उनको प्रिपेयर करना है माइक साइकोलॉजिकली भी कि वो उनके साथ लेकर के लड़ेंगे और उनको ही जिताएंगे। आपका टिकट कैंसिल है, आप नहीं लड़ पाओगे, राइट? तो यहाँ पे कार्यकर्ता को मनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पर वो जो लोअर कैडर का जो आपके लिए एक्चुअली काम करता है, उस लीडर को मनाना, उस पॉलिटिशियन को या उस नेता को मनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फॉर दैट मैटर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप कुछ जरिए से आप उन्हें मना भी लोगे। व्हाट अबाउट नॉर्मल जनता? जिस जनता को आप पिछले 5 सालों से या प्रोबेबली पिछले 10 सालों से या पिछले आपकी एग्जिस्टेंस से ये समझाते आ रहे हो कि वो गलत है, मैं सही हूं, आप मुझे वोट दीजिए, अब आप उसको जाके कैसे बोलोगे? फॉर दैट मैटर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं उत्तर प्रदेश का, समाजवादी पार्टी का जो बेसिक वोट बैंक है वो क्या है? यादव और आप देखिए तो कुछ ओबीसी की कैटेगरीज और प्लस मुस्लिम्स, ये जो है बेसिक वोट बैंक है। बहुजन समाज पार्टी का बेसिक वोट बैंक क्या है? वो है आपका SC/STs। अब जो SC/STs हैं और कुछ मुस्लिम कैटेगरीज, मुस्लिम्स जो है वो कॉमन है दोनों के बीच में, SC/STs और OBCs इन दोनों के बीच में बेसिक टाइम पे तकरार रही है कि भाई यादव जी जो हैं वो हमें दबाते थे, या प्रसाद जी को या गौतम जी को दबाते थे। तो एक बेसिक वो रहा है, राइवलरी रही है। आई एम श्योर बेसिक अगर आप जमीन पे जाके देखेंगे तो ये चीजें आज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट एक बेसिक राइवलरी है, जो बेसिक साइकोलॉजी बनाई गई इन पार्टियों की अपने वोटर्स के माइंड में बनाने के लिए, वो यही बनाई गई। वैसे तो देखा जाए तो लोकल्स में ये सब कुछ नहीं होता। लोकल में आज देखा जाए तो यादव जी जो है वो पाठक जी के साथ, पाठक जी जो है वो प्रसाद जी के साथ या गौतम जी के साथ बैठ के ही खाना खाते हैं, और गौतम जी देखा जाए तो गुप्ता जी के साथ उनकी दांतों काटी रोटी होती है, राइट? तो ये तो एक बहुत कॉमन सिनेरियो है जो आज की डेट में बेसिक जमीन पर है, राइट? बट अगर आप बात करेंगे पार्टी लेवल पे, तो पार्टी लेवल पे आप अपने उसको कैसे मनाएंगे कि भाई आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना? तो वहां पे आकर के फिर से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि भाई आप अपने वोटर को कैसे बनाओगे, कैसे कन्वे करोगे? आप मान लेते हैं कि आप अपने लीडर्स को, जो जमीनी लीडर्स हैं, जो मिड लेवल लीडर्स हैं, उसको जो टॉप लेवल लीडर्स हैं वो मना भी लेते हैं कि भाई एक काम करो, तुम अपनी जनता को मनाओ और उनको वोट दिलवाओ। अब आपके पास दिन कितने बचे हैं जनरल इलेक्शंस के, यानी कि लोकसभा इलेक्शंस के, आम चुनावों के? 100 दिन से भी कम बचे हैं आम चुनावों में। अब आपको लगता है कि 100 दिन से भी कम समय में 150 करोड़ की जनसंख्या को ये चीज कन्वे की जा सकती है, जिसमें से ऑलमोस्ट 80 से 100 करोड़ वोटर है? उनको आप ये चीज कन्वे कर सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो कि भाई ऐसा है कि आपको इस तरीके से हमें वोट देना है? तो वो जो एक स्पेसिफिक एक सिनेरियो बना हुआ है ना, जिसको कि हम सोचते हैं कि भाई 40 से 45% की जो वोट है वो वोट शेयर आपको मिल रहा है, या करीबन 32-33% जो वोट शेयर है वो आपको मिल रहा है बीजेपी को या एनडीए को, और बाकी पूरा पूरा वोट शेयर जो है 65-66% वो हमें मिल जाएगा। तो मैथमेटिकल ट्रांसलेशंस आपके जनता में नहीं होते जो हम यूजुअली सोचते हैं, राइट? और ये बात क्या ऑपोजिशन पार्टीज यानी कि इंडिया अलायंस जानता नहीं है क्या? आपको क्या लगता है? वो हमसे और आपसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स आती है। वो पिछले 70 सालों से पॉलिटिक्स करके हमको और आपको बांट करके और पॉलिटिक्स करके राजा बन के बैठे हुए थे। तो उन्हें हमसे ज्यादा पता है कि ये नहीं होने वाला है। फिर ये सब कुछ को हो क्यों रहा है? ये पूरा जो आप एक सिनेरियो क्रिएटेड देख रहे हो, न्यूज बेस्ड देख रहे हो, आप अपना सोशल मीडिया पे इतना सिनेरियो देख रहे हो, और इतनी न्यूज चल रही है, इतनी बातें हो रही हैं, इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, पानी की तरह पैसा बह रहा है। आप देखिए ना, पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, और मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मुद्दे बनाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। क्यों हो रहा है ये? इसके 2 रीजंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये 2 रीजंस आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए, प्रोबेबली जहां तक लगता है इंडिया अलायंस यानी कि ऑपोजिशन ने हार पहले ही मान ली है। 2024 का चुनाव तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। जैसे कुछ लोग बोल भी चुके हैं, और मैं भी आपको समझाना चाहूंगा कि 2024 का चुनाव प्रोबेबली सबसे नीयरेस्ट चुनाव है, क्योंकि इस टाइम किसी को भी
आप बच्चे से भी जाके पूछोगे कि कौन जीतने वाला है तो वो बोलेंगे कि मोदी जी जीतेंगे। अभी चुनाव इस चीज में है कि मोदी जी को 303 वोट आए हैं, तो वो 303 में से बीजेपी 350 सीट तक ले जा सकती है कि नहीं, ये तो फॉर श्योर है कि 303 के ऊपर जाएगा। अब 350 से प्लस जाएगा कि 350 के अंदर जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है 360 370 के आसपास जो है मुझे लगता है बीजेपी रहेगी, और 400 से प्लस जाएगा इंडिया अलायंस। बट सवाल पे आते हैं, मूल सवाल पे। मूल सवाल ये है कि भाई कौन से ऐसे दो रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया अलायंस ये सब कुछ कर रहा है। तो उसमें सबसे पहला रीजन कि भाई हार का ठीकरा किस पे फोड़ोगे आप जो है अगर अकेले अकेले रहते कुछ ना करते, अभी तक देखिए ना कोई कैंपेनिंग चालू हुई है, अभी तो सीट्स ही नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है, तो कैंपेनिंग भी चालू नहीं हुई है। और एवरीबडी नोज, ऑपोजिशन का हर कोई इंसान जानता है, एक नीचे का कार्यकर्ता से लेकर के जो एक नीचे एमपी की चुनाव में लड़ेगा ना, वो से लेकर के ऊपर तक हर कोई जानता है। आप देखिएगा बहुत कम इन्वेस्टमेंट होगा इस बार, जो बेसिक लेवल पे एमपी का जो चुनाव लड़ते हैं ना लोग, जिनको पता है कि हाँ मैं जीत जाऊंगा, वो तो अपना इन्वेस्ट करेंगे पैसा, बट बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे इस बार ऑपोजिशन में पैसा, बिकॉज उनको पता है कि नहीं होगा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। प्लस जो जो गवर्नमेंट साइड है, यानी कि जो हाँ जी, तो मैं कहाँ पर था, मैं आपको बताने वाला था कि भाई जो आपके पार्टी के लीडर्स हैं, यानी कि जो एनडीए के लीडर्स हैं या फिर जो ऑपोजिशन के लीडर हैं, इस बार बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि ये जो चुनाव है वो कौन जीतेगा। सभी को मोर और लेस रिजल्ट्स पता है। जो ऑपोजिशन के ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पहले से जीतते आए हैं, जिनको लगता है कि भाई उनको अपनी सीट निकालनी है, मोदी वेव में भी निकालनी है, वो लोग तो ज़रूर जीत सकते हैं, बाकियों को तो छोड़ दीजिए आप। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की कि भाई राम मंदिर है, राम मंदिर का जो वेव आने वाली है, राम मंदिर का जो अभी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, उसके बाद क्या होगा। मुझे लगता है कि उसकी तो आप ज़रूरत ही नहीं है, अभी छोड़ दीजिए उसको आप। उससे पहले की बात अगर आप करें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सबको समझनी चाहिए और जो आप सभी को सोचनी चाहिए वो ये है कि क्या रीज़न है कि इंडिया अलायंस ये पूरा तामझाम कर रहा है, ये पूरा एक झामा रचा रहा है। क्यों कर रहा है ये? पहला रीज़न, क्योंकि किसी को भी अपने ऊपर ये ठीकरा नहीं फुड़वाना है कि मेरी वजह से मोदी जीत गया। पहली चीज़, हर कोई एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ेगा, बहुत जल्दी देख लीजिएगा। राहुल गांधी बोलेंगे कि यूपी में जो है हारे हैं वो अखिलेश यादव की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सही से नहीं किया, हमें सीट्स नहीं दी सही से, इसलिए हम अलग हो गए और हम फिर से लड़े और हम जो है नहीं जीत पाए। राहुल गांधी जी या फिर कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी पे लगाएगी कि पंजाब में और दिल्ली में जो है इन्होंने हमें सीट्स नहीं दी, इसलिए हम अकेले लड़े, राइट। सेम टीएमसी करेगी कांग्रेस के ऊपर, एंड वाइस वर्सा, आई मीन वाइस वर्सा, टीएमसी कांग्रेस, कांग्रेस टीएमसी पे सेम चीज होगी कि लेफ्ट जो है केरला पे ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई यहाँ पे आप नहीं लड़ेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ हम ही लड़ेंगे। तो केरला में जो है वो जो लेफ्ट है वो कांग्रेस पे करेगा, कांग्रेस लेफ्ट पे। तो हर कोई एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ेगा। कब फोड़ सकता था ठीकरा, कैसे फोड़ता ठीकरा एक दूसरे के ऊपर? अदरवाइज उन्हें अपने लीडर्स को बोलना पड़ता कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल हो हारने के लिए। अभी क्या है, अभी सभी के पास ठीकरा फोड़ने के लिए एक रीजन है कि भाई हम अलायंस में गए थे, बट अलायंस का जो है मान सम्मान नहीं रखा इन लीडर्स ने या हमारे बाकी लीडर्स ने, इसलिए हम नहीं जीत पाए। आप देख लीजिएगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ यही होने वाला है। अब आते हैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन पे, जो कि शायद कोई समझ नहीं रहा है, बट ये यहाँ पर हम बहुत बार बोलते रहते हैं कि राहुल गांधी और जो कांग्रेस जो है वो बहुत ही नासमझ है, बट कांग्रेस और सोनिया गांधी जी बहुत समझदार हैं। वो कर क्या रहे हैं, वो इंडी अलायंस बना करके भाई आखिरी में चाहे 1-1.5 महीना ही कैंपेन करें, बट कैंपेन जरूर करेंगे। अगर ये हो जाता है और ये कैंपेनिंग होती है, हारेंगे तो तब भी फॉर श्योर, ये आप लिखवा के रख लीजिए। बट उस टाइम पे, ये दूसरा रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, ध्यान से सुनिएगा। उस टाइम पे क्या करेंगे कि कांग्रेस पूरे देश का जो एंटी मोदी वोट है उसे कंसोलिडेट करके अपने पास लाएगी। जो ये कि रीजनल पार्टीज को वोट्स मिलते हैं वो नेशनल लेवल पे वो अपने पास लाना चाहती है, जो कि वो नहीं कर पा रही थी, जो कि वोट हाथ से छूट गया था। आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में जो इनकी जो ये आघाड़ी है, यानी कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी MVA, जिसमें कि आपके शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट है। और अभी अभी देखिए आया ये कि जो उद्धव ठाकरे को उनकी शिवसेना का जो सिंबल था या शिवसेना पार्टी जो थी, वो उनसे इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था कि वो नहीं
वो पार्टी बेसिकली उनकी नहीं, वो शिंदे जी की है, जो कि प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। अभी अभी जस्ट खबर आ रही है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक खबर आई है कि जो आपके वहाँ के आपका जो वहाँ का विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं, उन पर इन्होंने जो एक रिक्वेस्ट लगाई थी, एक पेटिशन लगाई थी कि जो एमएलएज जो हैं इनको छोड़ के गए हैं, करीबन 35 एमएलएज इनको छोड़ के गए थे शिंदे जी के साथ, वो जो है उनको मतलब वो मान लिया जाए, क्या कहते हैं, इनको मतलब हटा दिया जाए एमएलए-शिप से। बट उसको भी मना कर दिया है वहाँ से, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई जो इनका 1958 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको माना जाएगा। 2018 में जो इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे को पक्ष प्रमुख यानी कि जो प्रेसिडेंट बनाया गया था शिवसेना का, वो नहीं माना जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगेन शिवसेना के लिए बहुत ही बड़ा, और इंडिया अलायंस इनफैक्ट ऑपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये। अब इसको ये कैसे भी दिखाएंगे कि भाई इनजस्टिस हुआ है मेरे साथ, वो एक अलग चीज़ है, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट अब आप देखिएगा ये चीज़ें जो लोकल और रीजनल पार्टीज समझ नहीं रही हैं, बट कांग्रेस बहुत ही स्मार्टली खेल कर रहा है। कांग्रेस अपनी जो वोट बैंक है, वो चूंकि जो उसका वोट बैंक था वो स्प्लिट हो चुका था, ज़्यादातर वोट बैंक तो जो बीजेपी की तरफ चला गया था, अब जो बचा कुछ वोट बैंक था वो रीजनल पार्टी के पास चला गया था। अब कांग्रेस के पास बचा क्या था, हार्डली कुछ 12-15 करोड़ का वोट बैंक बचा था। 30 करोड़ का वोट बैंक जो था वो करीबन 30 से 32 करोड़ का वोट बैंक आपका बचा था। 30 से 32% का जो वोट बैंक बचा था 22-23 करोड़ का, वो था आपका बीजेपी के पास, और 12-15 करोड़ का वोट बैंक ही बचा था, ज़्यादा बचा नहीं था उनके पास। तो अभी क्या है कि वो बहुत स्मार्टली डील करना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि जो लोकल पार्टीज हैं उनसे निकाल के लेके आए। तो ये दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया अलायंस बनने का, कि वहाँ के जो वोटर्स हैं, चूंकि भाई रीजनल पार्टीज जो हैं वो कांग्रेस के बारे में बोलेंगी, मे बी जैसे मान लीजिए 40 सीटें हैं एक जगह पे, 40 में से 15 सीटें जो हैं कांग्रेस को मिल गई, बाकी सीटें जो है रीजनल किसी पार्टी को मिल जाएगी। बाकी 2 और रीजनल पार्टीज को जो है 15 सीटें मिल गई, टोटल मिलाकर 45 सीटें हैं। तो अब जो बाकी की 30 सीटें हैं उसमें भी वो बोलेंगे भाई कांग्रेस हमारे साथ है, अच्छी पार्टी है, ठीक है। बाकी जो 15 सीटें जहां कांग्रेस है वहां भी बोलेंगी। तो अब देखा जाए तो एक तरीके से हर और 45 सीटों में जो ये लोकल वाले वोट बैंक्स हैं, ये नेशनल उसके लिए इलेक्शंस के लिए यानी कि जनरल इलेक्शंस के लिए शिफ्ट हुए कांग्रेस की तरफ कि नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आई फील आई एम श्योर ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा जो हम एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके वो सही है कि नहीं। आपको लगता है कि इसमें कोई और भी चीज़ें जो ऐड करनी चाहिए, प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर ऐड करिएगा। देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज़ कोशिश कीजिए हमें सपोर्ट भी कीजिए फाइनेंशियली भी। आपको जो है बगल में वो भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं, स्क्रॉल करने के लिए, आई मीन जो आपका स्कैन करने के लिए, सॉरी बेग यू पार्डन। तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट जो भी आप जितना भी कर सकते हैं प्लीज़ ज़रूर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि हम आपको इसी टाइप का जो एनालिटिक्स आप कहीं और नहीं मिल सकती है आपको एनालिसिस, वो एनालिसिस हम आपको देते रहें। थैंक यू वेरी मच।